नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 10 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हमने 9 मॉक टेस्ट कवर किए हैं। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी उन 9 मॉक टेस्ट को नहीं देखा है वो पहले उन 9 मॉक टेस्ट को जरूर देख लीजिए। और एक काम करते चलिएगा कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी उसको क्या करना, नोट डाउन करते हुए चलना क्लास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास आज के सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का टाइम लेकर मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ कोर्सेज के बारे में जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। पहला जो कोर्स है ये यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स है 2025 के लिए। ठीक है, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कोर्स को कवर किया जा रहा है। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूं तो उसके एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा, मेंस के भी एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा। एस्से और हिंदी पेपर जीएस पेपर के साथ इंक्लूडेड है। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग प्रोग्राम भी लेकर आया है। ठीक है, ये इस राइटिंग प्रोग्राम के में मैं आपको बता दूं कि टॉपिक आपको पहले से ही दे दिया जाएगा। मतलब किस दिन किस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको दिए जाएंगे ये पहले से ही डिसाइडेड रहेगा। अब उस टॉपिक से रिलेटेड 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके के उत्तर आप लोग लिखकर सेंड करेंगे और हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। और 5 क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे होंगे जिसके के मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उस दिन के लिए उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है उतने प्रश्न बना दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है क्लास, तो ये बहुत ही अच्छा राइटिंग प्रोग्राम है। अगर इससे आपको जुड़ना है क्रैश कोर्स से तो ये नंबर दिया है, इस पर आप सर से बात करिए, सर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या बोला गया है, निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। तो किसे कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो कोस्टा रिका को, रियो दी जेनेरियो को, फिर सेंटोस को या फिर ब्यूनस एयर्स को। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर यहाँ क्या होगा। तो याद रखिएगा कॉफी पोर्ट जो है वो हम किसको कहते हैं, सेंटोस को कहते हैं, जो कि ब्राजील में है। ये भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। तो जो बी है वो आपका सही उत्तर है। अब 2 जगह को आपको याद रखना है। पहली जगह जो है वो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेंटोस, जिसको कि हम कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं, कॉफी बंदरगाह कहा जाता है जिसे। और दूसरा नाम आप याद रखेंगे साओ पोलो। ठीक है, साओ पोलो याद रखिएगा, इसे विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व का कहवा पात्र, याद रहेगा। चलो अब मैप में इसको लोकेट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहे। ये साउथ अमेरिका का मैप है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पर ब्राजील है, ठीक है, और ब्राजील में ही अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो ये सेंटोस है जिसे कॉफी पोर्ट कहा जाता है। और सेंटोस के ऊपर ही आपको साओ पोलो भी दिखेगा जिसको कि कहवा पात्र कहा जाता है विश्व का। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा। इधर देखेंगे क्लास, इधर की तरफ तो रियो दी जेनेरियो आपको मिलेगा। तो ब्राजील में 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूं। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या है, साओ पोलो है, ठीक है, जिसे कि हम कहवा पात्र कहते हैं विश्व का। फिर यहाँ पर हम सेंटोस की बात कर रहे हैं जिसे हम कॉफी बंदरगाह कहते हैं। और सबसे नीचे इधर देखो रियो दी जेनेरियो है इधर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं,
यहाँ पर क्या हुआ था रियो दी जेनेरियो में, जल्दी बताओ। रियो दी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। अब मैं रही आपकी एनवायरमेंट की टीचर, तो थोड़ा सा तो बताना मेरा फर्ज बनता है। जब मैंने रियो दी जेनेरियो का नाम देख लिया जो कि ब्राजील में है, यहाँ पर अर्थ समिट हुआ था, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है क्लास, पता है ना ये सब चीजें आपको। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 किस समिट में आया था? एजेंडा 21 जो है वो रियो समिट में आया था। ठीक है, याद रहेगा। फिर क्या? फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का गठन कब हुआ था? इसी समिट में हुआ था, रियो समिट में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात किसमें की गई थी? इसी कन्वेंशन में की गई थी। तो सब याद रखिएगा। रियो प्रिंसिपल कब आया था? इसी में आया था। और ये जो अर्थ समिट है वो कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था? वो आपका रियो दी जेनेरियो में हुआ था। तो तीनों लोकेशन याद रखिएगा, साओ पोलो, सेंटोस और रियो दी जेनेरियो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लास ध्यान से देखिए, जब भी साउथ अमेरिका का मैप आपको दिखता है, पहले पॉलिटिकल मैप देखते हैं। पॉलिटिकल मैप दिख रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मैप को देखते ही दिमाग में क्या आती है कि इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन है। इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है। बहुत अच्छी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन दिखेगा, यहां पर नीचे की तरफ मैं लिख दे रही हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है और यहां पर स्टेट ऑफ मैगेलन है। तो कभी भी अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कौन सी जल संधि कनेक्ट कर रही है, कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। अब फिर यहां पर आते हैं। ऐसा तो नहीं है स्लाइड से हट जाऊं? डर लगता है मुझे आप लोग से कि मैम आप स्लाइड पे खड़ी हो जाती है, दिखता ही नहीं है। तो टाइम दूंगी लिखने का भी, स्क्रीनशॉट भी लेने का, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अब देखो यहां पर आपको बोलीविया दिख रहा होगा, दिख रहा है, और इधर पैराग्वे दिख रहा है। मैंने आपको बताया था परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कौन सी दो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में जो कि लैंडलॉक्ड है, जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई है, तो वो बोलीविया है और पैराग्वे है। दूसरा पॉइंट याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा, मैं मान के चल रही हूं। फिर मैं आपको और क्या पॉइंट बताऊं? यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, हम लोग एंडीज की बात कर लेते हैं, एंडीज पर्वत की भी बात कर लेते हैं। अगर एंडीज रेंज आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एंडीज रेंज पूरी है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि एंडीज कहां पर है, तो अब तो सारे स्टूडेंट्स बता देंगे साउथ अमेरिका में है। लेकिन एग्जामिनर ने कहा ऐसे कैसे, इतना आसान प्रश्न थोड़ी दूंगा मैं, इसको मैं डिफिकल्ट बनाऊंगा। तो वो आपसे एक दे देगा कि एंडीज रेंज जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड, जो कि स्टूडेंट्स को पता था, वो ब्राजील में भी फैली हुई है। अब एग्जाम में अब कंफ्यूजन होगी आपको। आप याद करके गए जो एंडीज रेंज है वो इधर की तरफ है, इधर हमको पता है चिली है, पेरू है, बोलीविया है, ठीक है, ये पता है। लेकिन ब्राजील में फैली हुई है कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम में बैठे हुए हो, प्रेशर में बैठे हुए हो, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन अब लगा लेना। जब भी एंडीज की बात करेंगे तो एंडीज जो है वो मुख्यतः 7 कंट्रीज में आपकी फैली हुई है। ये पूरी रेंज कहां कहां देखिए, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला। ठीक है, यहां पर हम लोग पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर आपको वेनेजुला दिख रही है, ठीक है, कोलंबिया दिख रहा है, इक्वाडोर दिख रहा है, ठीक है, पेरू दिख रहा है, बोलीविया दिख रहा है, चिली दिख रहा है और अर्जेंटीना दिख रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5
6 7, 1 2 3 4, ये 4 लिख दो, 4 5 6 7। तो 7 कंट्रीज में जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो फैला हुआ है। अब एग्जामिनर कहेगा कि जो एंडीज है वो पैराग्वे में भी फैला हुआ है, ठीक है, आपको दे देगा, या फिर वो ब्राजील में भी है और वो उरुग्वे में भी है। तो आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एंडीज रेंज की बात करेंगे तो वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। याद रखिएगा क्लास, पेपर में प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं अभी और रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस समझते चलिए। आप लोग ने तो मुझसे कह दिया है, कमेंट में मैंने देखा कि मैम आप पढ़ाइए, हम पढ़ लेंगे चाहे क्लास कितनी लंबी हो। तो आप लोग ने तो अब मुझे फ्री कर दिया है कि मैं अपने अनुसार आप लोगों को पढ़ाऊं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार रिवाइज करा दूंगी, ताकि एग्जाम तक आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए, मैप याद हो जाए, इकोनॉमिक्स समझ में आने लगेगी। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि मेंस में आंसर्स लिखना होगा, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आप लिख लोगे, मैं आपको बता रही हूं। तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स तो एनवायरमेंट भी आप लोगों को एकदम रटवा दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा आप लोग। अब यहां पर देखते हैं, अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? आपको पता है अमेज़न नदी जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ये किस देश से निकलता है? बोलीविया नहीं, ब्राजील नहीं, कोलंबिया नहीं, कहां से निकलता है? पेरू से। याद रखिएगा पेरू से निकलता है, निकलती है, नदी है, निकलती है। तो अमेज़न नदी जो है वो कहां पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है? तो मेंटारो रिवर पेरू से। याद रखिएगा, द रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम मेंटारो। ये जो रिवर सिस्टम है वो आपका ओरिजिनेट करता है मेंटारो रिवर इन पेरू, ठीक है। तो मुख्यतः ये ओरिजिनेट करती है कहां से? पेरू से हम कहेंगे, याद रहेगा, पेरू से हम कहेंगे, प्रश्न में पूछेगा। और कहां कहां ट्रेवल करती है? इक्वाडोर में, कोलंबिया में, बोलीविया में, वेनेजुला में और ब्राजील में। याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस से याद रखिएगा, कहां कहां? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलीविया और ब्राजील। याद रहेगा, अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना अगर अभी नहीं याद हुआ। और ये ड्रेन कहां होती है? अटलांटिक ओशियन में। कहां ड्रेन होती है? अटलांटिक ओशियन में। और अभी आपने देखा ये जो साउथ अमेरिका का मैप है, इधर हमें पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, इधर हमें अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, इधर स्ट्रेट ऑफ मैगलन है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ये जो अमेज़न नदी है वो कहां पे फ्लो हो रही है? वो फ्लो हो रही है कहां पर? वो फ्लो हो रही है अटलांटिक ओशियन में। तो अगर परीक्षा में आपको एक पॉइंट ये दे दे कि जो अमेज़न नदी है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो बताओ सही होगा कि गलत होगा? सही होगा कि गलत होगा? अब आपको पता है पेरू इधर की तरफ है, ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट ही आपकी ट्रेवल करती है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। चलो यहां पे लिखा भी है, देखो, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है क्लास? अब हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी नदी आपको दिख रही है? अमेज़न नदी दिख रही है, ठीक है। ये यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आकर ये ड्रेन कहां पर हो रही है? अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। और अगर हम यहां पर देखें, मेंटारो आपको दिख रहा होगा, ये मेंटारो, ठीक है, पेरू। तो ये जो पूरा रिवर सिस्टम है ये आपका कहां से स्टार्ट होता है? पेरू से मेंटारो। याद रखिएगा ये चीज। और ये ड्रेन कहां पर हो रहा है? यहां पर एक पारा रीजन है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, पेरू पारा। यहां पे पेरू है, ठीक है, और यहां पर पेरू में आपको मेंटारो रिवर दिखेगी और इधर ये पारा रीजन, इधर पारा दिखेगा आपको।
याद रखिएगा। और अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो रहा है, क्योंकि आपके परीक्षा में अब प्रश्न बन रहा है कि ये नदी कहां पर ड्रेन होती है, ये नदी कहां पर ड्रेन होती है। तो याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पैसिफिक ओशियन में ड्रेन हो रही है कि अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो रही है। तो आप याद रखेंगे ये अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो रही है, ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए क्या लिखा है, सुन लीजिए शब्दों में, अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम। अगर हम वाटर वॉल्यूम की बात करें तो वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, याद रखिएगा। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी रिवर की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, नाइल के बाद सेकेंड नंबर पर है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात होगी तो फर्स्ट नंबर पे नाइल है, दूसरे नंबर पे अमेज़न है, लेकिन अमेज़न है, ठीक है, अमेज़न है। लेकिन अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है बाय वाटर वॉल्यूम, पानी की बात कर रहे हैं वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो अमेज़न नदी होगी। नोट डाउन करिए एक एक पॉइंट ये सब चीजें, ठीक है। इट्स जर्नी बिगिंस हाई इन द एंडीज माउंटेन, हम देखे हैं एंडीज माउंटेन उधर फैला हुआ है, तो एंडीज माउंटेन से ट्रेवल होते होते ये कहां पर जाकर ड्रेन करती है, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में इधर पारा वाला रीजन आपको दिख रहा है, जो कि कहां पर है, कोस्ट ऑफ ब्राजील में, क्योंकि ये ब्राजील का पार्ट है। क्लियर है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई कोई, ठीक है। फिर यहां देखिए ये अपना कहां से ट्रेवल करती है, ब्राजील से, पेरू से, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, वेनेजुएला से और बोलीविया से। इतनी चीजें क्लियर है, देख लीजिए एक बार। मैं स्लाइड से हट जा रही हूं, बस पीछे से बोलूंगी तो मेरी बात सुनते रहिएगा आप लोग। यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी हम अमेज़न नदी की बात करेंगे तो वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर वाटर वॉल्यूम को देखा जाएगा, ठीक है, और विड्थ को देखा जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात होगी तो नाइल के बाद आएगी, ठीक है। ये स्टार्ट कहां से हो रही है, इधर पेरू से, एंडीज माउंटेन रेंज से, फिर एंडीज से होते हुए ये ब्राजील में पहुंचने के बाद ब्राजील के कोस्ट पारा से इधर ये कहां पर, अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जा रही है। तो हम कह सकते हैं ये कहां से, ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या प्रश्न बना है, अमेज़न नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया। या कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, फिर दिया या विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, ठीक है, फिर दिया गया या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, और या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। तो बताइए यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहां से किधर ट्रेवल करिए, पश्चिम से पूरब की तरफ ना, वेस्ट टू ईस्ट ना कि ईस्ट टू वेस्ट। और यही पॉइंट आपका गलत है। तो देखिए इस तरीके से भी प्रश्न आपका बन सकता है। ध्यान से देख लीजिए क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके जाइएगा, दिमाग में बिठा के जाइएगा। जब क्लास को समय दे रहे हैं तो मान के चलिए जो भी पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है याद करके जाऊंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो अमेज़न नदी है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है और इसी वजह से ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिर रही है। ये पेरू से ओरिजिनेट कर रही है, एंडीज माउंटेन होते हुए ब्राजील के कोस्ट पे पारा के पास ये क्या कर रही है, ये ट्रेन कर जा रही है, अटलांटिक ओशन में गिर जा रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी चीजें मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। यहां पर अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहां पे पेंटागोनिया याद रखिएगा, ये पेंटागोनिया थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और कोई पॉइंट जो मैं अभी आपको यहां पर परेशान करने के लिए बताऊं, नहीं, बस अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए एक बार और क्लास जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। हम लोग मैप को खोलते हैं, यहां पर मैं बस आप लोगों को रिवाइज करा दूं। चलो रिवीजन के लिए तैयार क्लास, तैयार ना एकदम। तो अब 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना और सोचना कि सारे पॉइंट्स याद हुए कि नहीं याद हुए। थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही बताऊंगी, एक साथ सब बता दूंगी, याद नहीं रहेगा। सबसे पहले जब ब्राजील नहीं, साउथ अमेरिका के मैप को आप देखेंगे, ये साउथ अमेरिका का मैप है।
तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो आपने कहा एक बोलीविया है, एक पैराग्वे है, दिख रहा है ये यहां तक ये पैराग्वे है। इसको थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं ड्रॉ कर रही हूं, आप चाहे तो अपना एटलस भी खोल के बैठ सकते हैं। तो बोलीविया और पैराग्वे हो गया, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहां पर, और मैं आपसे कहती हूं कि अब ड्रॉ करो एंडीज कहां से गुजर रहा है, एंडीज माउंटेन रेंज। तो वेनेजुला बताओ पहला, दूसरा कोलंबिया, यस इक्वाडोर तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद पेरू चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर चिली पांचवा, ठीक है। छठवा बोलीविया, और एक कौन सा बचा सातवां, अर्जेंटीना। बताओ एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो इन 7 जगह, इन 7 देशों से होके गुजर रही है। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, 7 जगह हो गई। यहां याद रखिएगा पैराग्वे में नहीं है, उरुग्वे में नहीं है, ब्राजील में नहीं है। क्लियर, याद है? चलो अब मैम आपने बोला था यहां पैसिफिक ओशियन ध्यान देना, यहां पे अटलांटिक ओशियन ध्यान देना। अब एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। वो जल संधि आपको इधर दिखेगी पेंटागोनिया रेंज में, ठीक है। और ये कौन सी जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, याद रहेगा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। डन, मैं डन मार रही हूं। चलो फिर इसके बाद हमने आपसे क्या कहा, आपको याद रखना है अमेज़न नदी, ठीक है। ये अमेज़न नदी जो है वो यहां पर पेरू से स्टार्ट हो रही है, और यहां एंडीज रेंज से होते 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 ये अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जा रही है पैरा के पास, ठीक है। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा ना, ठीक है, वेरी गुड। और अगर पूछेगा ये किस तरफ से किस तरफ फ्लो कर रही है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर क्लास? चलो बहुत अच्छी बात है। अब और क्या बताऊं आपको, यहां पर देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, और इधर ये इक्वेटर दिख रहा है। तो अगर कभी पेपर में प्रश्न पूछे कि कौन सी 2 रेखाएं जो हैं वो साउथ अमेरिका से आपके क्या हो रही है, आपके पास हो रही है, तो एक इक्वेटर याद रखिएगा, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और अमेज़न नदी जो है वो आपके इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य है, नहीं मध्य मतलब यहां पर है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, याद रखिएगा। बताइए मकर रेखा और विषुवत रेखा की हम बात कर रहे हैं, क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, फिर आगे और भी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट हो गया यहां पर, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ये अमेज़न याद रखिएगा, मेंटारो पेरू से यहां पर अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर जा रही है, ये भी हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समय लीजिए, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा आपका सही मैच नहीं है। दिख रहा है प्रश्न ना, मैंने स्लाइड में देख लिया कि आप लोग को दिख रहा है। तो रॉटरडैम जो है वो नीदरलैंड में है, इकारगा जो है वो चाइना में दिया गया है, मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे में दिया गया है, जकार्ता इंडोनेशिया में। तो देखो अगर हम जकार्ता की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में है, बिल्कुल सही है। मॉन्टेविडियो याद रखो उरुग्वे में है, अभी हमने उरुग्वे को देखा है। तो अब एक पॉइंट और याद कर लो, मॉन्टेविडियो पोर्ट कहां पर है, ये उरुग्वे में है, ठीक है। रॉटरडैम कहां पर है, नीदरलैंड में है, ये भी सही है। लेकिन इकारका जो है ना वो चाइना में नहीं है, ठीक है, ये रशिया साइबेरियन रीजन की तरफ है,
ठीक है, तो चलो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं। ये आपको पता है रशिया का साइबेरियन रीजन है। यहां पर आपको येनिसे दिख रही है, येनिसे, और यहीं पर आपको इकारका गोवा दिखेगी। ठीक है, ये इकारका। ठीक है, तो रॉटरडैम जो है वो किस पर है, अगर परीक्षा में पूछे रॉटरडैम किस नदी पर है, ये राइन नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, और कहां पर है, नीदरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा क्लास। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि इकारका बंदरगाह कहां पर है, तो मैंने आपको बता दिया रशिया में है, साइबेरियन रीजन, वो इकारका है। और नदी कौन सी है, नदी यहां पे येनिसे रिवर है, ये भी याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हुई ना, इसको क्लीन कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ये देखो, ये क्या है, ये रशिया है, ये येनिसे है, ये इकारका गोवा है, याद रखिएगा किस नदी पर है, येनिसे पे है। ये साइबेरियन रीजन है ना, क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या पूछा गया है। राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। ठीक है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। फिर दिया है पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। अभी हमने देखा जो राइन रिवर पर कौन सा आपका पोर्ट है, तो ये रॉटरडैम जो है, रॉटरडैम वो राइन नदी पर लोकेटेड है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम राइन रिवर की बात करेंगे और नॉर्थ मतलब जर्मनी में हम इसके लोकेशन की बात करेंगे, तो हम देखेंगे जर्मनी में ये नॉर्दर्न जर्मनी में नहीं है, ये सदर्न जर्मनी में है। तो यहां पर ये आपका सदर्न होगा, याद रखिएगा। तो राइन नदी जो है वो दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, और रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। यहां पर क्या बोला गया है, कौन सा कथन आपका सही है, तो कौन सा कथन सही है, केवल 2। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा क्लास। अब ध्यान से देख लेते हैं, बी सही उत्तर है। अब लोकेशन देखते हैं। ये देखिए, ये राइन नदी आपको दिख रही है, ये राइन नदी। ठीक है, ये जर्मनी है। तो जर्मनी में अगर आप देखेंगे राइन नदी की लोकेशन, तो ये आपको साउथ मिलेगी, साउथ की तरफ ना, ये नॉर्थ होता। बताओ, कुछ गलत कह रही हूं, कुछ गलत बोला नहीं? ठीक है, तो ये साउथ में है। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, समझ में आया? वहां पे दिया था कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो राइन रिवर है वो जर्मनी के उत्तरी भाग के लिए बहुत जरूरी है, तो उत्तरी भाग के लिए नहीं, दक्षिणी भाग के लिए। अब राइन रिवर अगर तुम देखोगे तो इधर स्विट्जरलैंड दिख रहा है क्लास, इधर जर्मनी दिख रहा है। तो ये राइन नदी जो है, मैं ब्लू कलर ही लेती हूं, तो ये राइन रिवर इधर स्विट्जरलैंड से, ध्यान दीजिएगा क्लास, इधर स्विट्जरलैंड से होते हुए ये देखिए, ये जर्मनी में जाते जाते फिर ये इधर नीदरलैंड भी जा रही है। हमने रॉटरडैम की बात की थी ना, तो याद रखिएगा ये चीज। तो कभी भी अगर आपसे पूछे राइन रिवर के बारे में, तो आप ये याद रखिएगा, जो राइन है वो मुख्यतः 6 कंट्रीज से आपकी ट्रेवल करती है। और आप एक काम करिए, अभी इन 6 कंट्रीज का नाम नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आपसे पूछेगा कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, तो आप याद रखिएगा ये स्विस आल्प जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहां से ये राइन नदी जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है क्लास, याद रखिएगा ये चीज, यहां से ये राइन रिवर आपकी ट्रेवल करते हुए ये इधर अगर हम देखेंगे नॉर्थ सी में जाकर ये क्या हो रही है, गिर जा रही है। इतनी चीजें क्लियर? अभी ज्यादा चीज नहीं याद कराऊंगी, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। अभी एंडीज पर्वत की 7 कंट्रीज याद कराई हूं, अभी राइन की याद करा दूंगी 6 तो फिर दिमाग में सब क्या बन जाएगा, कबाड़ा बन जाएगा। अभी बस इतना ही याद रखो, आगे अभी समय है कि राइन रिवर जो है वो स्विट्जरलैंड के आल्प्स से निकलते हुए, ठीक है, फिर इधर अगर हम देखेंगे जर्मनी के साउथ हिस्से से होते हुए ये नीदरलैंड की तरफ जाकर हेग से कहां गिर जा रही है, नॉर्थ सी में गिर जा रही है। बस अभी इतना याद रखो बस। ठीक है, चलो
हम लोग आगे और चीजें डिस्कस करेंगे। पढ़ाना भी उतना ही है ना जितना आप लोगों को एक दिन में डाइजेस्ट हो। ज्यादा पढ़ा दूंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं मान के चल रही हूं कि मैं आपको याद कराते हुए चल रही हूं चीजों को, 2-3 बार 4-5 बार क्या कर रही हूं, चीजों को रिपीट कर रही हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए, बोला गया है नगर और नदी, खार्तुम, ब्राज़ाविले, रॉटरडैम और पेरिस। तो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा है रॉटरडैम के बारे में, देखा है ना, किस नदी पर है, राइन नदी पर है, ठीक है, डिस्कस किया था, नीदरलैंड, ठीक है। राइन नदी कहां से निकली है, स्विस आल्प से निकल रही है, स्विट्जरलैंड से, याद रखिएगा। गिर कहां रही है बताओ, नॉर्थ सी में, वेरी गुड। जर्मनी के किस हिस्से में है, बह रही है, तो वो जर्मनी में साउथ के हिस्से में, दक्षिण के हिस्से में, ठीक है। फिर होते हुए वो नीदरलैंड से हेग में और इधर आपका नॉर्थ सी में मिल जा रही है। तो सी का तो फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ देखो एक ही जगह दिया गया है। अब यहां पर पेरिस की बात करेंगे तो सेन नदी हो जाएगी, ये डी का थर्ड, ठीक है। फिर जब हम खार्तुम की बात करेंगे तो ये तो मैंने आपको नाइल रिवर के बारे में कितनी बार बताया है, फिर से बता दूं, अभी मैप में रिवाइज करा दूंगी। तो ये हो गया। और ब्राज़ाविले के बारे में बात करेंगे तो जायरे नदी हो गई। तो चलो, ए जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है क्लास। हट जाओ ना, नहीं दिख रहा है आप लोगों को। यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, एक मिनट, एक बार याद कर लो। पेरिस सीन नदी, रॉटरडैम राइन, ठीक है। फिर इधर ब्राज़ाविले की बात करेंगे तो जायरे, और खार्तुम की बात करेंगे तो नाइल हो जाएगा। ये राइन है और वो नाइल है। चलो अब देखते हैं सारी लोकेशन को एक बार। ये आपका सही उत्तर है, ध्यान से देखते चलना क्लास। यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये कॉन्गो नदी है, ये अफ्रीका का मैप है। ये कौन सा है, ये कॉन्गो नदी आपको दिख रही है। मैंने बताया था कॉन्गो या फिर जायरे नदी, जायरे नदी जो है, जिसको कि जायरे भी बोलते हैं, उसको कौन 2 बार काटता है, उसको 2 बार काटता है इक्वेटर। क्लियर है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब ये जो जायरे नदी है, जिसको कि हम कॉन्गो नदी भी कहते हैं, ये मुख्यतः सेंट्रल अफ्रीका में फ्लो होती है और इक्वेटर इसको 2 बार काटता है, याद रखिएगा। ओरिजिन अगर बोला जाएगा तो ये कहां से ये ओरिजिनेट कर रही है, ये टांगानिका लेक और लेक नाइसा के से ओरिजिनेट कर रही है, ये याद रखिएगा। देखिए, इट राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जाम्बिया बिटवीन द लेक टांगानिका एंड लेक नाइसा के बीच से ये ओरिजिनेट कर रही है। मैं आपको दूसरे मैप में दिखाती हूं, यहां पर आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर लेक टांगानिका आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर लेक टांगानिका दिख रहा है और इधर ही आपको एक छोटा सा लेक दिखेगा, लेक नाइसा, ठीक है। और यहीं से जो कॉन्गो नदी है, ये देखिए, ये पूरा ये कॉन्गो जायरे जो है, ये क्या कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। क्लियर है क्लास, तो पहली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। तो याद रखिएगा लेक टांगानिका और लेक नाइसा के बारे में, जो कि मलावी में है, लेक नाइसा, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर इट ड्रेन इनटू द अटलांटिक ओशियन, ये याद रखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये कहां पर ड्रेन हो रही है, ये अटलांटिक ओशियन में जाकर ड्रेन हो रही है और इसको इक्वेटर 2 बार काट रहा है। इसको हम जायरे के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं, सारी इंक को यहां से हटाते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि ये कौन सी रिवर है, ये कॉन्गो, यहां पर देखो लेक टांगानिका, ठीक है, ये देखो यहां से अगर हम देखें पूरा लेक टांगानिका जो है, ये लेक टांगानिका आपको दिखा ना, इसी के पास आपको लेक नाइसा भी दिखेगा, ठीक है। और यहां से इसके बीच से कॉन्गो रिवर ओरिजिनेट कर रही है, जायरे रिवर ओरिजिनेट कर रही है, जो कि इक्वेटर जिसको 2 बार काट रहा है, ठीक है। और ये जाकर गिर कहां रही है, अटलांटिक ओशियन में, ये याद रखिएगा, ये अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर रही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्लास
हमें आपसे और क्या कौन सी नदी डिस्कस करनी है? नाइल डिस्कस करनी है। ये नाइल है, देखो मैप मैंने और जूम रखा है, हाँ ये और जूम है मैप, ठीक है। ये देखो ये लेक नाइसा दिख रहा होगा, यहां से और अच्छे से समझ में आएगा। ये लेक टांगानिका दिख रहा है, दिख रहा है लेक नाइसा और लेक टांगानिका। यहां पर लेक नाइसा जो है वो मलावी रीजन में है, ठीक है। यहीं से अगर हम देखेंगे जो कॉन्गो नदी है वो क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जाकर गिर कहां रही है? ये जाकर अटलांटिक ओशियन में गिर जा रही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मुझे आपको बताना है, यहां पर विक्टोरिया लेक है। मैंने आपको बताया है कि विक्टोरिया लेक से कौन सी नदी ओरिजिनेट करती है? व्हाइट नाइल। रिवाइज कर लो, अब याद होगा ही आप लोगों को, मैं मान के चल रही हूं। हमने आपको बताया था कि जो नाइल रिवर होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो नाइल रिवर होती है वो दो है ना, एक ब्लू और एक व्हाइट, ठीक है। जो ब्लू नाइल है वो लेक ताना से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, और जो व्हाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट कर रही है। और ये दोनों आकर कहां पर मिल रही है? खार्तूम में आकर मिल रही हैं। ये बताया है ना मैंने आपको, याद है ना? तो ये भी याद रखिएगा। यहां पर अफ्रीका का मैप अगर आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास, ये क्या है? ये व्हाइट नाइल है, ठीक है, दिख रहा है, ये व्हाइट नाइल है। इधर आपको ब्लू नाइल दिखेगी और दोनों आकर इधर खार्तूम में मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है और ये लेक ताना से। ब्लू जो है वो लेक ताना से और जो व्हाइट है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है, दोनों खार्तूम में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। अब चीजें क्लियर हो गई। ये कॉन्गो नदी है जो कहां पर गिर रही है? अटलांटिक में गिर रही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर ना क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब देखिए ब्रेज़ावेली की हमने बात की थी, ये दिख रहा है ना आपको। चलो अब एक रिवर की बात की थी, सीन की। सीन रिवर कहां फ्लो करती है? पेरिस में, ये मैंने आपको बताया था। एक बार इसको भी लोकेट कर लेते हैं। ये सीन रिवर आपको दिख रहा होगा, ये फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस में देखो ये कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? आपकी सीन रिवर, ठीक है, याद रहेगा। पेरिस में कौन सी नदी है? सीन रिवर है। इसकी लोकेशन कहां पर है? नॉर्दर्न फ्रांस में। क्लास अब ये चीज जरूर देखते हुए चलिएगा कि फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस के किस हिस्से में है, क्योंकि अब आपके परीक्षा में प्रश्न डिफिकल्ट कर दिए जा रहे हैं। तो फ्रांस के ये नॉर्दर्न हिस्से में है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये फ्रांस है ना, तो नॉर्थ में सीन रिवर आपको दिख रही होगी, ठीक है। फिर डिजॉन इसका सोर्स है, ठीक है, ये कहां से फ्लो होती है? पेरिस से फ्लो होती है। और ये एम्प्टी कहां पर होती है? इंग्लिश चैनल में। ये भी याद रखिएगा। याद हो रहा है? थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। अगर पूरा नहीं भी याद हो रहा है तो अभी मत परेशान, फिर रिवाइज कराऊंगी, समय है हम लोग के पास। बस आंख बंद करके 2 मिनट जो मैं बोल रही हूं उसको सोचिए। जब हम बात कर रहे हैं सीन नदी की, तो ये फ्रांस में ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। और फ्रांस के ऊपर अगर हम देखेंगे, फ्रांस के ऊपर, तो हमको इंग्लिश चैनल मिलेगा। और ये सीन नदी जो है वो इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जा रही है और पेरिस में भी यही नदी फ्लो होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ग्रैंड कूली जो है वो कोलंबिया, हूबर टेनेसी, न्यूक्रेक वक्स, कहोराबास जाम्बेजी। तो बताओ, तो जो कहोराबास है वो जाम्बेजी पर है, बिल्कुल सही है। न्यूक्रेक वक्स पर है, ठीक है। यहां पर ग्रैंड कूली कोलंबिया में, हूबर जो है वो कोलोराडो नदी पर है, टेनेसी पे नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी आपका सही है। क्यों? क्योंकि जो कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी पर डेविस, पाकर, बोल्डर, हूवर ये सब बांध है। और आपके पेपर में अभी क्या पूछा गया है कि हूवर किस पर है? तो मैंने आपको बताया ना कोलोराडो नदी पर है, तो याद रखिएगा क्लास। क्लियर है? अब देखो यहां पर डेविस, पार्कर, बोल्डर और
हूवर, ये सारे डैम जो हैं वो कोलोराडो रिवर पर हैं। ठीक है, अब इमेजिन कर लो कि एक पार्क है, एक पार्क है, इस पार्क में एक लड़का खेल रहा है जिसका कि नाम क्या है, डेविस है। ठीक है, डेविस है, और जैसे ही डेविस बोल्ड होता है, जैसे ही डेविस बोल्ड होता है, सब लोग हो चिल्लाने लगते हैं। अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, कोलोराडो नदी पर कौन कौन से डैम हैं। आंख बंद करो, एक पार्क को इमेजिन करो, पार्क में डेविड को देखो, डेविस को, वो खेल रहा है। ठीक है, और वो बोल्ड हो जाता है, और जैसे ही वो बोल्ड हो जाता है सब चिल्लाने लगते हैं हो। ठीक है, तो कोलोराडो नदी पर डेविस है, पार्कर है, बोल्डर है और हूवर बांध स्थित है। ये याद रहेगा अब आपको। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। अब टेनेसी नदी की अगर हम बात करें तो इसमें व्हीलर है, विल्सन है, नोरिस है, चिकमांगा है। कौन कौन है टेनेसी पे? व्हीलर है, विल्सन है, नोरिस है और चिकमांगा है। समझ में आया? समझ में आया ना क्लास? चलो अब यहां पर देख लो, कोलोराडो नदी आपको ये दिख रही है। ठीक है, कोलोराडो नदी, इधर रॉकी माउंटेन दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका की बात हम कर रहे हैं, ये रॉकी माउंटेन दिख रहा है, ये कोलोराडो नदी है जो कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिर जा रही है। ठीक है, रॉकी माउंटेन से निकल रही है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर ये आपकी गिर जा रही है। इतनी चीज क्लियर हुई। और कोलोराडो नदी पर कौन कौन है? एक पार्क है जिसमें डेविस खेल रहा है, वो बोल्ड हो गया, सबने हु चल आया। तो याद रहेगा ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, यहां पर क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? चेन्नई, कोची, टुटीकोरिन या फिर विशाखापट्टनम? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पॉज कर लो वीडियो और उत्तर देने का प्रयास करो। तो यहां पर कोची और विशाखापट्टनम आपका सही है। उत्तर जो है वो डी है, डी आपका सही उत्तर है। पॉज करके टिक लगा सकते हो। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज अ ओपन सी पोर्ट? तो बताइए, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? तो ओपन सी पोर्ट की बात की गई है तो याद रखिएगा चेन्नई जो है वो एक ओपन सी पोर्ट है। यहां पर आपका सही उत्तर सी है। क्या सही उत्तर है? सी आपका सही उत्तर है क्लास। आगे बढ़ते हैं, कांडला की बात की गई है। कांडला इज वेल नोन फॉर, निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है कांडला? जलपोत भंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण के लिए या फिर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर के लिए? तो जो कांडला पोर्ट है वो फेमस है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए। यहां पर सी आपका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है ना प्रश्न? प्रश्न दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो टाइम भी मैं आपको दे रही हूं अब। अच्छा, अब कांडला पोर्ट का नाम 2017 में क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो बताइए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। उड़ीसा पे कौन सा है? हल्दिया है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है? तो पारादीप जो है वो आपका सही उत्तर है, सी सही उत्तर है। ये सब इजी प्रश्न है लेकिन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो बताइए कौन सा है? काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले या फिर विजयनगरम? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से समय ले लीजिए क्लास, प्रश्न दिख रहा होगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है काकीनाडा। एक ए जो है वो आपका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पैन? कई बार पूछा गया प्रश्न है। नॉन स्टिकी पैन के लिए किसका यूज किया जाता है? टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का या फिर गट्टा पर्चा का?
ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या है यहाँ पर? तो याद रखिएगा यहाँ पर टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ए आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा क्लास। ये देखिए, ये नॉन स्टिक पैन है ना, यूज किया जाता है चिल्ला विल्ला बनाने के लिए, डोसा चिल्ला। लोग कहते कम ऑयल लगता है, चिपकता नहीं है, ठीक है। और जब वो कुछ चिल्ला बनाओ, ऑमलेट बनाओ, तो ऐसे ऐसे ऊपर फेंक के ऐसे उस पर कैच करो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये टेफ्लॉन है, ठीक है। टेफ्लॉन जो है याद रखिएगा, इसको मेनली नॉन स्टिक में यूज किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। अब पिक्चर देख लिया तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, याद रहेगा ना। अगर हम इसकी बात करें तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन इज अ कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर। तो पेपर में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट करना होगा तो बोल देगा ये कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर है, तो याद रखिएगा। हाँ, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। टेफ्लॉन इज अ ब्रांड नेम फॉर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। इट इज अ कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर ही लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो लिख लीजिए, अब याद रहेगा ना ये किसका बना होता है? टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों में। चलो, अब वहां पर एक चीज दी गई थी, नियोप्रीन दिया गया था। तो नियोप्रीन जो है वो रबड़ की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? रबड़ की वैरायटी है। अगर आप देखेंगे तो ये कपड़े बनाने में, जैसे कपड़े बनाने में कोई पानी के अंदर जा रहा है तो उसका जो कॉस्ट्यूम है ना, उसको बनाने में नियोप्रीन का यूज किया जाता है। ये एक सिंथेटिक रबड़ है, याद रखिएगा। नियोप्रीन क्या है? इट इज अ सॉलिड रबड़। इसका यूज किस में किया जाता है? देखिए, मेडिकल ग्लव्स बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनाने में, ठीक है, ग्लव्स बनाने में ताकि झटका ना लगे, समझ में आ रहा है। मेडिकल ग्लव्स बनाने के लिए, यहां तक कि ऑटोमोटिव फैन बेल्ट्स बनाने के लिए, बेल्ट क्योंकि वो होता है ना थोड़ा, मतलब टूटेगी नहीं जल्दी, तो इन सब में नियोप्रीन का यूज होता है। ये याद रखिएगा। नियोप्रीन क्या है? एक रबड़ है। कॉस्ट्यूम याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, गुट्टा पर्चा की बात हुई थी वहां पर, तो वो डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है दांत के ट्रीटमेंट में, ये याद रखिएगा। और यहां पर जब हम पीवीसी की बात करते हैं तो पीवीसी की ये पाइप्स होती हैं, याद रहेगा। अब प्रश्न को एक बार और दिखा दूं ताकि सब चीजें जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो चलो प्रश्न को ध्यान से देखो, प्रश्न को ध्यान से देखो, मैं साइड से हट जा रही हूं। टेफ्लॉन बताओ नॉन स्टिक बर्तन, ठीक है। नियोप्रीन याद रखना ग्लव्स, कॉस्ट्यूम, ये सब बनाने के लिए। ये रबड़ की वैरायटी होती है, सिंथेटिक रबड़ की। पीवीसी किसमें यूज किया गया? पाइप्स में, याद है। और गुट्टा पर्चा जो है ये दांत में ऐसे 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 से ट्रीटमेंट के लिए होता है, याद रहेगा। अब चलो अगला प्रश्न देखो यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? यहां पर बोला गया है। तो टेफ्लॉन दिया है, नियोप्रीन दिया है, पॉलीस्टीरीन दिया है और पॉलीथीन दिया है। अब थर्मोप्लास्टिक क्या नहीं है बोला गया है क्लास, तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है जो नियोप्रीन है वो रबड़ की वैरायटी है। मैंने आपको क्या बताया है? जो नियोप्रीन है वो किसकी वैरायटी है? वो रबड़ की वैरायटी है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाते हैं। जब तापमान गिरेगा तो ये ठोस हो जाएंगे और जब तापमान बढ़ेगा तो ये कोमल हो जाएंगे, जैसे टेफ्लॉन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम नियोप्रीन की बात करते हैं तो वो क्या है? वो एक सिंथेटिक रबड़ है, वो एक संश्लेषित रबड़ है, याद रहेगा। कर लोगे ना, इसीलिए मैंने आपको फिगर में दिखा भी दिया है ताकि आंख में एकदम क्या हो जाए, समा जाए चीजें। चलो आगे देखते हैं। साइंस के क्वेश्चंस मांग रहे थे आप लोग ना, इसीलिए साइंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए। यहां से पेपर में प्रश्न बनता है तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको क्या कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए। थोड़ा सा टेफ्लॉन क्या है, नियोप्रीन क्या है, पीवीसी क्या है, कंफ्यूज होने लगते हैं आप लोग। अब नियोप्रीन जब याद रखोगे ग्लव्स और कॉस्ट्यूम था तो हमेशा याद रहेगा वो एक सिंथेटिक रबड़ था। टेफ्लॉन पैन याद रखोगे तो उसमें प्रयोग होता है। थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक? क्या बोला गया है? कौन सिंथेटिक नहीं है? तो फाइब्रिन, लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन की बात यहां पर की गई है।
तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक? तो यहां पर जब हम लेक्सॉन की बात करें, नियोप्रीन की बात करें, टेफ्लॉन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों जो है कृत्रिम पदार्थ है। लेकिन जो फाइब्रिन है यहाँ, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। फाइब्रिन यहां पर देखो, ये देखो, ये फाइब्रिन है। फाइब्रिन इज अ प्रोटीन दैट हेल्प फॉर्म ब्लड क्लॉट्स एंड हील द वॉन्ड्स। ये फाइब्रिन जो है वो ब्लड के क्लॉट्स को बनने में मदद करता है और जो भी चोट लगी रहती है वो जल्दी हील होती है। जब क्लॉटिंग होगी तभी तो चोट आपकी जल्दी भरेगी। तो याद रखिएगा, फाइब्रिन कोई भी सिंथेटिक क्या है, मटेरियल नहीं है, ये हमारे बॉडी में पाया जाता है फाइब्रिन। ठीक है, ये याद रहेगा, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, याद रहेगा। नियोप्रीन क्या है बताओ? सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, टेफ्लॉन नॉन स्टिक में यूज किया जाता है। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। क्लियर है? चलो, पीवीसी का यूज मैंने आपको पाइप्स में दिखाया। ठीक है ना क्लास? अब यहां पर एक चीज और लिखी गई है, लेक्सान। लेक्सान जो है वो इस तरीके से होता है, देखो, तो ये भी एक सिंथेटिक मटेरियल ही है। चलो अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम सिंथेटिक स्वीटनर है, नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबड़ है और रेयॉन जो है वो मॉडिफाइड स्टार्च है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बिल्कुल सही है। मैंने ये चीज आपको जो पहले के टेस्ट डिस्कस किए थे, जो पहले के टेस्ट उसमें ये सब डिस्कस किया था मैंने, लेकिन अब हम नए तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को पुनः यहां पर इंक्लूड किया है। तो यहां पर जब भी हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और वो उससे प्यार से अपनी गोद में उठाती है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मिल्क सिक्रीट होता है और वो अपने बच्चे की भूख मिटाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसमें ऑक्सीटोसिन का मिसयूज किया जाता है। लड़कियां बड़ी दिखे, मैच्योर दिखे तो उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो गायें हैं, ठीक है, गाय को या फिर इन लोगों को भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो ज्यादा मिल्क सिक्रीट करे, ज्यादा दूध दे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एस्पार्टम की बात करें, अगर आपके यहाँ कोई भी शुगर की गोलियां खाता है, शुगर फ्री वाली, शुगर फ्री जो आता है, उसमें आप देखेंगे पीछे एस्पार्टम लिखा रहता है। ये जो है वो स्वीटनर है, सिंथेटिक स्वीटनर है, जो कि चाय वाय में लोग डालकर पीते हैं। नियोप्रीन मैंने आपको बता दिया, ये एक स्पेशलाइज्ड रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है। रेयॉन की बात करेंगे तो मॉडिफाइड स्टार्च दिया गया है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क्या बोला गया है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला गया है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखो, ये सिल्क का कपड़ा है और सिल्क के कपड़े की तरह ही आपको रेयॉन का कपड़ा भी दिखता है। अगर आप देखेंगे तो शाइनी, थोड़ा शाइनी होता है रेयॉन का कपड़ा। लोग कहते हैं ना, गर्मी में रेयॉन का कपड़ा मत पहनो, बहुत गर्म लगेगा, पसीना नहीं सूखेगा, कॉटन का कपड़ा पहनो। ठीक है, तो रेयॉन भी इस तरीके से सिल्क की तरह दिखता है। अब देखो यहां पर फिर प्रश्न पूछा गया है वैसा ही। नियोप्रीन क्या है? स्पेशलाइज्ड रबड़ है, एकदम सही है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। एस्पार्टम सिंथेटिक स्वीटनर है, सही है। रेयॉन जो है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये आपका गलत है। और नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास? अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है? इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन जो है निद्रा को नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है और गैस्ट्रिन जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब ध्यान दो, जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनकी की शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा है, उनको क्या इंजेक्ट कराया जाता है? इंसुलिन इंजेक्ट कराया जाता है बाहर से, इंजेक्शन के थ्रू वो इंसुलिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल जो है वो ज्यादा है, तो इंसुलिन बाहर से वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये तो सही है, इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन जो है वो क्या होता है? नींद अच्छी आने के लिए मेलाटोनिन
बॉडी में रिलीज होता है। इसीलिए कहा जाता है मोबाइल की जो देखने की ये जो आप लोगों की हैबिट है ना सोते समय, सोने के ठीक पहले, तो वो मेलाटोनिन बॉडी में रिलीज नहीं होने देती है, जिसकी वजह से नींद अच्छी नहीं आती है। तो जब सोना है तो सब लाइट वाइट बंद करके बिस्तर को झाड़ के भगवान का नाम लेके सो जाया करिए, मोबाइल को साइड रख के, ठीक है। ये डार्क में प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, जिससे नींद अच्छी आती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। फिर गैस्ट्रिन की बात करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को नहीं रेगुलेट करता, ये गैस की से रिलेटेड है, ठीक है। बॉडी में एसिडिटी हुई उसके लिए। चलो, तो डी आपका सही उत्तर होगा वहां पर, क्योंकि वही करेक्टली मैच नहीं था। अब फिर हटूं थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन बोला गया है, तो बताइए इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इसको एस्ट्रोजन कर लीजिए, थायरॉक्सिन या फिर साइटोकाइनिन। तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? इंसुलिन जो है अभी हमने बताया बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। फिर थायरॉक्सिन की जब हम बात करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो ये एक प्लांट हार्मोन है। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल ऑफ स्लेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो बताइए कौन सा? ग्लूकेगन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो यहां पर याद रखिएगा बीटा सेल द्वारा क्या रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है। पेनक्रियास की जो बीटा सेल है वो किसको रिलीज करती है? वो इंसुलिन हार्मोन को। यहां पर सी आपका सही उत्तर है, एक बार आप देख भी लीजिए। ये पेनक्रियास है, ऊपर आपको स्टमक दिख रहा है, ठीक है। अल्फा सेल की जब हम बात करेंगे तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। यहां पर बीटा सेल की जब हम बात करेंगे क्लास, बीटा सेल तो ये किसको सिक्रीट करता है? ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है। यही आपके पेपर में पूछा गया था। तो बीटा सेल इंसुलिन को क्या करता है? सिक्रीट करता है, ठीक है। चलो तो क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। आज की क्लास छोटी थी थोड़ी, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जो रिवर वाली चीजें मैंने आपको बताई है उसको याद रखिएगा और साइंस के भी क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमी में आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि नेशनल इनकम वाले चैप्टर को मैम कवर करिए, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, हम लोग नेशनल इनकम को भी किसके थ्रू कवर करेंगे? थ्रू MCQs, ठीक है। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर्स को MCQ के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने भी 9th वाली क्लास नहीं देखी है, थोड़ा समय निकालिए, वीडियो को फास्ट करिए और 9th वाली क्लास को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, डिफिकल्ट प्रश्नों के साथ, कुछ डिफिकल्ट प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो एकदम तैयार होके आइएगा, नोटबुक और पेन लेके आइएगा, ठीक है। और जो भी पॉइंट बताऊंगी उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और कभी भी परेशानी लगे, कभी भी जीवन में परेशानी लगती होगी, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग घबराते नहीं होंगे, दिक्कत नहीं लगती होगी, सबको लगता है। और मैं आपको बता रही हूं, कल आप ऑफिसर भी बन जाएंगे ना, तब कुछ दूसरी परेशानी आ जाएगी। तो संसार में तो दुख बना ही रहता है। कहना आसान होता है लेकिन उसको फेस करना डिफिकल्ट होता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन हमेशा शांत बैठिए, मन को थोड़ा शांत करिए और क्या करिए? ईश्वर से प्रार्थना करिए, माता पिता को अपने याद करिए, अपने प्रियजनों को याद करिए और कहिए सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और जीवन में मैं सफल जरूर होंगी। और ज्यादा दिक्कत लगे तो मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को ध्यान से देखिए और खुश होइए, अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ मिरर पे देखिए, ठीक है। जीवन जीने के लिए है तो जिए, मरिए मत, मर के मत जिए। क्लास खूब खुश रहिए और अच्छे से कर्म करिए, परिश्रम करिए, ईश्वर सफलता जरूर देगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
भगवान पे विश्वास रखिए, बस सब मंगल होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।